क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट में हजारों दुर्लभ वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। यहाँ का घना जंगल, नीलगिरी तहर, भारतीय विशाल गिलहरी और शेर की तरह दिखने वाले लायन टेल्ड मकाक जैसे अद्भुत प्राणियों का घर है। इसी तरह यदि हम वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पाया जाने वाला नील कुरुंजी फूल जो 12 वर्ष में केवल एक बार खिलता है और यहाँ की पहाड़ियों को नीले रंग में बदल देता है, मालाबार पीपर और इलायची तथा सर्पगंधा जैसे दुर्लभ औषधीय वृक्ष इस क्षेत्र की समृद्धि को दर्शाते हैं। लेकिन ये वनस्पतियां और प्राणी यहाँ की बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जैव विविधता का क्या मतलब है और यह कितने प्रकार की है। ठीक है, तो जैव विविधता कुछ और नहीं बल्कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता है। यानी इसके अंतर्गत पृथ्वी पर मिलने वाली सभी वनस्पतियों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर भूमि और महासागरों दोनों में मिलाकर लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। लेकिन ये सभी प्रजातियां पृथ्वी की जैव विविधता का निर्माण करती हैं। पृथ्वी की यह जैव विविधता हमें सामान्यतः तीन रूपों में देखने को मिलती है। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता, जो एक ही प्रजाति के अंदर विभिन्न जीनों या आनुवंशिक विशेषताओं की विविधता को दर्शाती है। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी या प्रजाति विविधता, जो प्रजातीय स्तर पर देखने को मिलती है और किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की विविधता को दर्शाती है। और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या पारिस्थितिकीय विविधता, जो किसी क्षेत्र के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को दर्शाती है। चलिए सबसे पहले आनुवंशिक विविधता के बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक वानस्पतिक उद्यान में घूमने के लिए जाते हैं जहां आपको फूलों की बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। आप देखते हैं कि उस वानस्पतिक उद्यान में गुलाब की विभिन्न किस्में भी मौजूद हैं, जैसे यह हाइब्रिड टी गुलाब, फ्लोरिबंडा गुलाब और डेमस गुलाब। अब ये सभी किस्में गुलाब की एक ही प्रजाति से संबंधित है। फिर भी इनके फिनोटाइप यानी इनकी पंखुड़ियों के रंग, इनके आकार, इनकी बनावट जैसे गुणों में भिन्नता है। और इसका कारण यह है कि इन सभी किस्मों में अलग अलग जीन हैं जो अलग अलग प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, जिससे इनके फिनोटाइप में यह भिन्नता उत्पन्न होती है। इसे ही जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। और यह आनुवंशिक विविधता सभी जीवों के जीन पूल में विभिन्न प्रकार के जीनों को बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह आनुवंशिक विविधता हमें सभी जीव प्रजातियों में देखने को मिलती है। जैसे यदि आप आम की ऋतु में बाजार में आम खरीदने जाएंगे तो वहाँ आपको आम की कई किस्में मिल सकती हैं, जैसे अल्फांजो, बादामी, लंगड़ा, दशहरी इत्यादि। जीनों में भिन्नता के कारण आम की इन सभी किस्मों का आकार, रंग रूप और इनका स्वाद भी एक दूसरे से अलग अलग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आनुवंशिक विविधता का क्या महत्व है और यह क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर यह है कि आनुवंशिक विविधता यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न प्रजातियां परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपनी विशेषताओं में बदलाव कर सकें और जीवित रह सकें। इसके अलावा यह आनुवंशिक विविधता कुछ प्रजातियों को विषम परिस्थितियों में जीवित रहने में अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक सक्षम बनाती है। जैसे मान लीजिए कि एक विशिष्ट क्षेत्र में आम की कई किस्मों के पेड़ मौजूद हैं और उस क्षेत्र में आम के पौधों में होने वाले एक रोग का संक्रमण हो जाता है। अब यह रोग आम की एक विशिष्ट किस्म के पौधों को विशेष रूप से प्रभावित करता है और उस किस्म के पौधे कुछ प्रमुख जीनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण उस रोग का प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं और सूख कर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में मौजूद आम की अन्य किस्मों के पौधे कुछ विशेष जीनों की उपस्थिति के कारण आसानी से रोग के संक्रमण का प्रतिरोध कर लेते हैं और जीवित बने रहते हैं। इस प्रकार आनुवंशिक विविधता कुछ प्रजातियों या किस्मों को जीवित रहने में अन्य प्रजातियों या किस्मों की तुलना में अधिक सक्षम बनाती है। जीनों की यह विविधता एक लंबी अवधि में प्राकृतिक चयन के द्वारा स्वतः विकसित होती है, लेकिन इसे कृत्रिम चयन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे क्या आप बता सकते हैं कि हमने
अभी गुलाब की या आम की जिन किस्मों की चर्चा की है उन्हें कैसे प्राप्त किया गया है। वास्तव में इन किस्मों को कृत्रिम चयन या कृत्रिम प्रजनन के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने उन पौधों को उगाना जारी रखा जिनमें ऐसे लक्षण थे जिन्हें वे किसी विशेष किस्म के रूप में विकसित करना चाहते थे, और इस प्रकार विभिन्न प्रजातियों की कई किस्मों को विकसित किया गया। यह कैसे किया जाता है, इस विषय पर हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अब चलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी प्रजातीय विविधता के बारे में समझते हैं। और इसे समझने के लिए आइए एक साधारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ले लेते हैं। हालांकि हम जिस खाद्य श्रृंखला का उदाहरण ले रहे हैं वह वास्तव में हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन प्रजातीय विविधता को समझने के लिए मान लीजिए कि एक विशेष क्षेत्र में यह खाद्य श्रृंखला मौजूद है। तो मान लीजिए कि एक विशेष वन क्षेत्र में कुछ खरगोश रहते हैं जो उस क्षेत्र में मिलने वाली घास और कुछ अन्य वनस्पतियों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, और उसी क्षेत्र में कुछ लोमड़ियाँ भी हैं जो इन खरगोशों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करती हैं और इनकी संख्या को नियंत्रण में रखती हैं। अब मान लीजिए कि लोमड़ियों में कोई बीमारी फैल जाती है जिसके कारण लोमड़ियों की संख्या कम होने लगती है, और लोमड़ियों की संख्या कम हो जाने के कारण खरगोशों की संख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि इन खरगोशों का शिकार करने वाला कोई अन्य प्राणी उस क्षेत्र में नहीं है। इसलिए खरगोशों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। अब चूंकि ये खरगोश उस क्षेत्र में मिलने वाली घास और अन्य वनस्पतियों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो जाने का परिणाम यह होता है कि घास और वनस्पतियों के अतिचारण के कारण उस क्षेत्र में घास और वनस्पतियां भी समाप्त होने लगती हैं। यानी खरगोशों का भोजन समाप्त होने लगता है, और इससे अंततः खरगोशों की संख्या भी प्रभावित होगी, क्योंकि सभी खरगोशों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। इससे पता चलता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला से यदि कोई महत्वपूर्ण प्रजाति अलग हो जाए तो इसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ सकता है। लेकिन अब एक अन्य दृष्टिकोण से सोचिए, और वह यह है कि यदि इस खाद्य श्रृंखला में शिकार और शिकारी प्रजातियों में विविधता होती तो क्या होता। उदाहरण के लिए, यदि खाद्य श्रृंखला में शिकार प्रजातियों में खरगोशों के साथ चूहे, कीट पतंगे इत्यादि भी होते, और इनके शिकारियों में लोमड़ियों के साथ कुछ अन्य प्राणी जैसे बिल्लियाँ, कुत्ते, पक्षी और भेड़िए भी होते, तब खाद्य श्रृंखला से इनमें से किसी एक प्रजाति के अलग होने का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता। ऐसी स्थिति में लोमड़ियों की संख्या कम होने पर भी खरगोशों की संख्या नियंत्रित बनी रहती, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में खरगोशों का शिकार करने वाले अन्य शिकारी प्राणी भी मौजूद होते। इस प्रकार यह प्रजातीय विविधता का एक उदाहरण है जहाँ किसी क्षेत्र में शिकार, शिकारी, वनस्पतियों इत्यादि की विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। अब चलिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिकी विविधता के बारे में समझते हैं। तो पारिस्थितिकी विविधता का मतलब है विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता। हम जानते हैं कि प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र बायोटिक यानी जैविक और एबायोटिक यानी अजैविक कारकों से मिलकर बना है। यानी प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जलवायु, मिट्टी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का एक अनोखा संतुलन होता है जो उसे अन्य पारिस्थितिक तंत्रों से भिन्न और विशिष्ट बनाता है। और यही कारण है कि हमें पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता देखने को मिलती है। इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या पारिस्थितिक विविधता को हम भारत के पारिस्थितिक तंत्रों के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में कई अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं। तो चलिए भारत के कुछ महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों का संक्षिप्त परिचय लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, जो कि भारत के दो अत्यधिक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र हैं। वास्तव में पश्चिमी और पूर्वी घाट भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मैं इस वीडियो के आरंभ में ही आपको बता चुका हूं कि भारत के पश्चिमी घाट में हजारों दुर्लभ वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, जैसे यहाँ भारतीय हाथी, नीलगिरी तहर, भारतीय विशाल गिलहरी, लायन टेल्ड मकाक जैसे अद्भुत प्राणी, और 12 वर्षों में केवल एक बार खिलने वाले नील कुरुंजी फूल, सागौन के घने जंगल,
मालाबार पीपर और इलायची तथा सर्पगंधा जैसे दुर्लभ औषधीय वृक्ष मिलते हैं। वास्तव में भारत का पश्चिमी घाट दुनिया के सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी तुलना में पूर्वी घाट में जैव विविधता हमें थोड़ा कम देखने को मिलती है, लेकिन यह भी भारत के प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, जहां भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, नीलगिरी लंगूर जैसे जंगली जंतु और साल एवं सागौन जैसे प्रमुख वृक्षों के जंगल देखे जा सकते हैं। इसी तरह भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सुंदरवन है। यहाँ हमें मुख्य रूप से मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। सुंदरवन का यह नाम इस क्षेत्र में बहुतायत में मिलने वाले सुंदरी वृक्षों के नाम पर रखा गया है। ये मैंग्रोव वृक्ष हैं जिनकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकली होती हैं और ये वृक्ष यहाँ के समुद्री तटों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरवन के ये मैंग्रोव वन समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है और तटीय इलाकों को समुद्री तूफानों और कटाव से बचाते हैं। इसी तरह यदि हम भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जाएं तो यहाँ हमें थार का रेगिस्तान मिलता है, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है। यह दुनिया के सबसे अधिक शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, इसलिए यहाँ मिलने वाले जीव जंतु और वनस्पतियाँ शुष्क जलवायु, अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के प्रति अनुकूलित हैं। वनस्पतियों में यहाँ हमें कीकर और बबूल जैसी कटीली झाड़ियाँ और सूखा सहिष्णु खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इसी तरह यहाँ मिलने वाले जंतुओं में ऊंट, काला हिरण, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली, रेगिस्तानी मॉनिटर लिजर्ड, इंडियन कोबरा, रेगिस्तानी चील इत्यादि प्रमुख हैं। थार के रेगिस्तान का यह पारिस्थितिक तंत्र जलवायु संतुलन को बनाए रखने और रेगिस्तानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हमें भारत के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में मिलता है। वास्तव में हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र इतना अद्वितीय है कि यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह भारत की जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है, जहां हमें हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, मोनाल पक्षी, हिमालयी भालू और याक जैसे दुर्लभ प्राणी मिलते हैं। इसी तरह देवदार, भोजपत्र, सनोवर, नीलगिरी जैसे वृक्ष तथा कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां हिमालय की वानस्पतिक संपदा का हिस्सा हैं। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, नदियों और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए बात करते हैं भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। वास्तव में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित लगभग 500 से अधिक द्वीपों का समूह है और यह क्षेत्र समुद्री जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव वन, समुद्री घास के मैदान और गहरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से कई तो वास्तव में इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां हैं। वे दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। यहाँ के समुद्री जीवों में डुगोंग, ऑलिव रिडले कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ और अंडमान डॉल्फिन प्रमुख हैं। इसी तरह यहाँ मिलने वाले स्थलीय जीवों में अंडमान जंगली सुअर, निकोबार मेगापोड पक्षी, निकोबार वृक्ष मेढक इत्यादि प्रमुख हैं। इस प्रकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पारिस्थितिक तंत्र भारत का एक अनमोल प्राकृतिक खजाना है, जो कई दुर्लभ और अद्वितीय प्रजातियों का घर है। हम देख सकते हैं कि भारत में कितने विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। यहाँ वर्षा वन है, यहाँ रेगिस्तान है, मैंग्रोव वन है, हिमालय का शीतोष्ण क्षेत्र है और समुद्री प्रवाल भित्तियाँ भी हैं। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्रों की यह विविधता पृथ्वी के पर्यावरण, जलवायु, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इनसे हमें न केवल भोजन, पानी, औषधियाँ और कई जरूरी पारिस्थितिक सेवाएं मिलती हैं, बल्कि यह विविधता हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है।